अमेरिकन्स का और या एंग्लो सैक्सन कंट्रीज़ हैं, इनका एक पुराना हथकंडा होता है। वो ये इशूज़ को जब चीन के साथ दोस्ती करनी थी तो तिब्बत के इशू को बैक बर्नर पे डाल दिया। जब भारत ने इकोनॉमी लिबरलाइज की, जब भारत ने अर्थव्यवस्था खोली और अमेरिकन कंपनीज़ को भारत आना था, कोको कोला बेचना था, पेप्सी बेचनी थी, यहाँ पे अरबों डॉलर का व्यापार करना था, तो उन्होंने खालिस्तान के प्रोजेक्ट को उठा के बैक बर्नर पे डाल दिया। और आज अगर भारत ये अनाउंस कर दे कि हम F-21 खरीदेंगे तो आपको तेजस के लिए भी इंजन्स दे दिए जाएंगे, कल के कल डिलीवरी आ जाएगी। खालिस्तान का ये जो सारा तमाशा मचा हुआ है पूरी दुनिया में, ये तमाशा भी बंद हो जाएगा। पन्नू को आप वहाँ नहीं, पन्नू को आप व्हाइट हाउस में गोली मार दीजिए, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको किसी चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आप उनसे धंधा करते रहिए, वो जो कह रहे हैं वो करते रहिए। आपको याद है जब आर्टिकल 370 और 35A हटा, कमला हैरिस ने कहा था कश्मीरी अपने आप को अकेला ना समझे। कमला हैरिस ने ऑन द रिकॉर्ड कहा था। और कमाल देखिए कि 60% भारतीयों ने वोट दिया है कमला हैरिस को इसके बावजूद। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं DO न्यूज़। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिटेल्स पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पे भी फ्लैश करेगी। स्क्रीन पे जो फ्लैश कर रहा है QR कोड है, उसका प्रयोग जरूर करें, प्रयास करें कि अगर उसको करें तो ज़्यादा बेहतर है, अदरवाइज ट्रांजेक्शन्स फेल होती हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम दो मुद्दों पे बात करने वाले हैं। पहला मुद्दा कि जो US में इलेक्शन के रिजल्ट्स आए हैं, डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं एंड ईश्वर की अनुकंपा है कि कमला हैरिस राष्ट्रपति नहीं बन रही हैं। भारत के लिए उसके क्या मायने होंगे, क्या रिजल्ट आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, आप टीवी चैनल्स पे न्यूज़ डिबेट्स में आप देख रहे होंगे। और मैं खुद भी इंडिया टीवी पे कल मैं बैठा हुआ था, कॉफ़ी पे कुरुक्षेत्र नाम का एक कार्यक्रम आता है, अक्सर वो लोग मुझे बुलाते हैं अलग अलग विषयों पे चर्चा के लिए। तो कल शाम को भी आपने वो प्रोग्राम देखा होगा इंडिया टीवी पे, US इलेक्शन के ऊपर ही था। उसके ऊपर मैंने बहुत सारा एक्सप्लेन किया था कि डोनाल्ड ट्रंप और हैरिस के बीच में जो मुकाबला चल रहा है, उस मुकाबले के क्या मायने हैं और किसकी संभावनाएं ज़्यादा है। उस पर सौरभ जी थे, प्रदीप जी थे और एक हमारे JNU के प्रोफेसर साहब थे, डॉक्टर रे, उनके साथ चर्चा थी। आज फिर इंडिया टीवी पे मैं जाने वाला हूँ। आप में से जो लोग देखना चाहते हैं वो मेरा नाम सर्च करके देख सकते हैं YouTube के ऊपर। और आज के प्रोग्राम में एक तो हम ये चर्चा करने वाले हैं, दूसरी चर्चा जो है वो बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर। अब वहाँ की फौज ने, बांग्लादेश की आर्मी ने और पुलिस ने हमला बोल दिया है चिटागोंग में, और उसके भी हम आपको एक्सक्लूसिव फुटेजेस दिखाएंगे किस तरह से एक हिंदू को उन्होंने जान से भी मार दिया है, तो उसकी क्या मायने हैं और ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, किस तरह से हो रही है। नोबेल पीस प्राइज विजेता के राज में जो हिंदुओं का परसिक्यूशन चल रहा है मोहम्मद यूनिस के, और ये किसके इशारे पे हो रहा था, और ये जो घटनाएं हो रही हैं वो US इलेक्शन से किस तरह से जुड़ी हुई हैं, हम आपको ये भी आज एक्सप्लेन करके बताएंगे डिटेल में। पहली भारतीय महिला जो है कि वो सेकंड लेडी बनने वाली है अमेरिका में, वो किस तरह से हम आपको वो भी बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन के क्या मायने हैं भारत के लिए। डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन, हम ये चीज़ कह सकते हैं कि मैंने कल के प्रोग्राम में भी इंडिया टीवी में कहा था कि डीप स्टेट बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता, और कल के हमारे DO न्यूज़ के वीडियो में भी आपने सुना होगा कि डीप स्टेट बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता, उसकी पॉलिसीज चेंज नहीं होती। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप का, अगर आपको याद हो, उन्होंने बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए आवाज़ उठाई थी, उन्होंने ट्वीट किया था और उन्होंने कहा था कि कमला हैरिस ने जो है हिंदुओं का वहाँ पे जनसंहार कराया है बांग्लादेश में। और इस ट्वीट को भी एक हफ्ते भी नहीं हुए हैं, और डोनाल्ड ट्रंप इकलौते वर्ल्ड लीडर थे जिन्होंने ये बात पब्लिकली बोली। भारत में भी आपको कोई राजनेता ऐसा नहीं मिलेगा जो पब्लिकली ट्वीट किया हो बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने आवाज़ उठाई थी और उन्होंने कहा था कि कमला हैरिस जो है वो उसने वहाँ पे रेजीम चेंज कराया है और वहाँ पे बांग्लादेशी हिंदुओं का जनसंहार करा रही हैं। और ये बात उन्होंने बिल्कुल सही कही थी कि क्योंकि जिस तरह के लोगों को, जिस तरह के नियो कॉन्स को, विक्टोरिया न्यूलैंड और डोनाल्ड लू जैसे लोगों को वो सत्ता में, वो अपने ऑफिस में लेके आए, जो बाइडेन और कमला हैरिस हो गई। बाई डिफॉल्ट कमला हैरिस ही रन कर रही थी, और अगर इस बार कमला हैरिस जीतती तो वाकई में, कल प्रदीप जी ने भी ये बात कही। और ये बात मैं आपको बताऊं, मुझसे एक बहुत वरिष्ठ अधिकारी हैं भारत सरकार में, उन्होंने भी मुझसे ये बात कही थी कि अगर डोनाल्ड ट्रंप अगर इलेक्शन नहीं जीतते और कमला हैरिस जीतती हैं तो बराक ओबामा चौथी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे। बराक ओबामा चौथी बार राष्ट्रपति नहीं बन पाए, लेकिन जब उनका तीसरा टर्म था, जब जो बाइडेन को एक राष्ट्रपति का मुखौटा लगा करके वहाँ बिठाया गया था, तो उस समय भी कमला हैरिस ही सारा शो रन करती थी बराक ओबामा के साथ मिलकर के, जिनका पूरा नाम बराक हुसैन ओबामा है बाय द वे। वो हुसैन जो है वो वर्ड यूज़ नहीं करते, अगर वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ ये केस होता तो वो बार बार उसको बराक हुसैन ओबामा ही कहते हैं। और विक्टोरिया न्यूलैंड जैसे और डोनाल्ड लू जैसे लोगों को वो व्हाइट हाउस में लेके आए, सत्ता में लेके आए। मुस्लिम ब्रदरहुड के बहुत सारे सिंपैथाइजर्स को, उनके वर्कर्स को जो है उन्होंने व्हाइट हाउस में ला करके बिठाया और उनको अपने एडवाइजर बनाया, उनको अलग अलग पोजिशंस और ओहदों पर बिठाया। वो मुस्लिम ब्रदरहुड जिसने सीरिया में, इजिप्ट में, इराक में जो
पूरा तमाशा मचाया था, आपको हजारों लाखों मिलियंस ऑफ लोग जो है मारे गए। उसको द ग्रेट रीसेट कहा गया। कायरो यूनिवर्सिटी में बराक ओबामा ने जाके स्पीच दी थी, हिस्टोरिक स्पीच, और उन्होंने कहा था कि डेमोक्रेसी इज़ द वे फॉरवर्ड। और उनको शौक चढ़ा था कि पूरे मिडिल ईस्ट में जितनी भी किंगडम्स हैं, जितने भी एमिरेट्स हैं, इन सबको हटा करके वहाँ पे डेमोक्रेसी लाई जाए, और वो भी वो डेमोक्रेसी जो अमेरिका चाहता है, जो मुस्लिम ब्रदरहुड यानी जो रैडिकल कट्टरपंथी इस्लामी जिहादी जो हैं उनको वहाँ पे सत्ता पे लाके बिठाया जाए। तो वो उन्होंने भी काम किया, फिर वही काम जो बाइडेन ने भी किया, और वही काम कमला हैरिस भी करती। लेकिन जैसे मैंने कहा, ईश्वर की अनुकंपा से वो चीज़ रुक गई है, और भारत के अंदर भी जो डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश की गई वो भी कमला हैरिस के ही वॉच पे की गई। इलेक्शन में इंटरफेरेंस की गई भारत में, उसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का प्रयोग किया गया, बांग्लादेश में रेजिम चेंज किया गया, भारत के जितने भी नेबरहुड है सारे नेबरहुड में रेजिम चेंज किया गया, और नॉर्थ ईस्ट में कुकी लैंड बनाने का जो प्रयास, जो प्रोजेक्ट जो चल रहा था। और अगर कमला हैरिस जीत जाती तो आप मान के रखिए कि वो कुकी लैंड बनाने के लिए हर वो हरकत करते, हर वो हथकंडा अपनाते जो आप सोच नहीं सकते हैं, और कुकी लैंड वो रियलिटी बनता। लेकिन अब वो प्रोजेक्ट तो वो खैर देखिए, वो डीप स्टेट का प्रोजेक्ट है, वो बंद नहीं करेंगे, वो प्रोजेक्ट चलता रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप के राज में ये होगा कि आपको थोड़ी ब्रीदिंग स्पेस मिलेगी, ताकि जहाँ पे आप इस तरह की चीज़ों को आप काउंटर कर सकते हैं, और वो उतना एग्रेसिवली वो काम नहीं कर पाएंगे जितना एग्रेसिवली पिछले 4 सालों में किया गया इस पूरे साउथ एशियन रीजन में। इमरान खान की सरकार गिराई गई, ओली को वापस लाया गया, श्रीलंका में इकोनॉमी कोलैप्स की गई, बांग्लादेश में रेजिम चेंज हुआ, म्यांमार में रेजिम चेंज किया गया, आंग सू की को वहाँ से मतलब जिस तरह की प्रताड़ना के साथ उनको वहाँ से हटाया गया, वो सब हमको पता है। तो भारत प्रो इंडिया जितनी भी रिजीम्स थी सबको हटा करके वहाँ पे अमेरिकन या CIA की रिजीम्स लाई गई, जो वहाँ पे हिंदुओं को परसिक्यूट करे, हिंदुओं से ज़मीन खाली कराएं। वो जो ग्रेट गेम अमेरिकन डीप स्टेट खेलती है वो गेम खेला जा रहा था। तो ये पहली बात तो ये भारत को एक राष्ट्र के तौर पे एक ब्रीदिंग स्पेस मिलेगी। आपकी अखंडता और संप्रभुता को कायम रखने के लिए आपको थोड़ा सा 4 साल की विंडो मिली है, लेकिन 4 साल के बाद क्या होगा, वो डीप स्टेट क्या उस प्रोजेक्ट को वापस नहीं ले आएगी, ये आप कह नहीं सकते। क्योंकि अमेरिकन्स का और या एंग्लो सैक्सन कंट्रीज़ हैं, इनका एक पुराना हथकंडा होता है। वो ये इशूज़ को जब चीन के साथ दोस्ती करनी थी तो तिब्बत के इशू को बैक बर्नर पे डाल दिया। जब भारत ने इकोनॉमी लिबरलाइज की, जब भारत ने अर्थव्यवस्था खोली और अमेरिकन कंपनीज को भारत आना था, कोको कोला बेचना था, पेप्सी बेचनी थी, यहाँ पे अरबों डॉलर का व्यापार करना था, तो उन्होंने खालिस्तान के प्रोजेक्ट को उठा के बैक बर्नर पे डाल दिया। और आपने देखा है पिछले 4 साल में खालिस्तान के इशू को कितने एग्रेसिवली इन्होंने फोर फ्रंट पे ये लेके आए, किसान आंदोलन, और उसके बाद ये दुनिया भर के जो तमाशे भारत में चले हैं, और अभी जो कनाडा में हो रहा है, अब मंदिरों के अंदर घुस करके मार रहे हैं, ये सारी चीज़ें ये करते हैं। और उन इश्यूज़ को वो जब आप उनकी बात नहीं मानते, या आप रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करते, आप इस तरह की चीज़ें करते हैं, तो वो उसको फोर फ्रंट पे ले आते हैं। वो कभी भी किसी भी, आपको याद होगा राजनीति एक मूवी आई थी मनोज वाजपेयी की और नाना पाटेकर और ये सारे थे, उसमें मनोज वाजपेयी का एक डायलॉग था कि राजनीति में मुर्दे गाड़े नहीं जाते, ठीक है, उनको अलमारियों में रखा जाता है ताकि वो समय आने पर बोले। उसी तरीके से जो जियोपॉलिटिकल गेम होती है, वहाँ पे इस तरह के इश्यूज़ को, इस तरह के प्रोजेक्ट्स को दफनाया नहीं जाता, उनको मारा नहीं जाता, उनको बैक बर्नर पे डाला जाता है ताकि समय आने पे उनका दोबारा प्रयोग किया जा सके। तो वो प्रयोग दोबारा किया जा रहा है और अलाउ किया जा रहा है कि आपके मंदिरों में घुस करके आपके लोगों को मारा जाए, उनको टॉर्चर किया जाए। आज भारत ये कह दे कि ठीक है, हम F-21 खरीदेंगे अमेरिका से। F-21 जो फाइटर जेट है, हम MMRC की जो डील थी, जिसमें हमने बाद में मोदी जी ने उसको रिवर्स किया और मोदी जी ने कहा हम 36 रफेल्स लेंगे और बाकी हम अपने तेजस फाइटर जेट को मॉडर्नाइज करके हम उसको बनाएंगे। तो क्या किया, अब तेजस फाइटर जेट का जो इंजन है वो जनरल इलेक्ट्रिक बनाती है, वो इंजन का पेमेंट भारत कर चुका है, 100% पेमेंट कर चुका है भारत, लेकिन वो इंजन भारत को दिए नहीं जा रहे हैं, उसकी सप्लाई रोक दी गई है। क्यों? प्रेशर बनाने के लिए कि आप F-21 हमसे लीजिए, आप अपने फाइटर जेट मत कीजिए। जबकि आपने बिडिंग की थी, भारत ने आपका इंजन सेलेक्ट किया, भारत ने आपको पैसे दिए, पूरे 100% पेमेंट करी, लेकिन इंजन की सप्लाई रोक दी गई। तो इस तरह की चीज़ें ये करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के रेजिम में ये होगा कि इसमें आपको थोड़ा बहुत रिलीफ देखने को मिल सकता है कि अगर आपने पेमेंट की है तो आपको सामान मिल सकता है। और आज अगर भारत ये अनाउंस कर दे कि हम F-21 खरीदेंगे तो आपको तेजस के लिए भी इंजन दे दिए जाएंगे, कल के कल डिलीवरी आ जाएगी। खालिस्तान का ये जो सारा तमाशा मचा हुआ है पूरी दुनिया में, ये तमाशा भी बंद हो जाएगा। पन्नू को आप वहाँ नहीं, पन्नू को आप व्हाइट हाउस में गोली मार दीजिए, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको किसी चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस आप उनसे धंधा करते रहिए, वो जो कह रहे हैं वो करते रहिए। आप रूस से तेल खरीदना आज बंद कर दीजिए, कल आपके दुनिया भर के इश्यूज वो बंद हो जाएंगे। आप F-21 ले लीजिए। लेकिन भारतीय स्टेट को ये मालूम है कि अगर हम ये ले भी लेते हैं या हम रूस से तेल लेना बंद भी कर दें
तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये जो कुकी लैंड का प्रोजेक्ट है, ये कुकी लैंड का प्रोजेक्ट ये अबैंडन कर देंगे, नहीं। नॉर्थ ईस्ट में उनको इंडिपेंडेंट कुकी लैंड एक देश बनाना है। वो क्या करेंगे कि जब तक आप खरीद रहे हैं, जब तक आप स्पेयर पार्ट्स ले रहे हैं, तब तक उस प्रोजेक्ट को पीछे रख देंगे। और जिस दिन आपकी सप्लाई खत्म हो जाएगी, आप सारे पेमेंट कर देंगे, सारे जेट्स आपके आ जाएंगे, उस दिन वो प्रोजेक्ट दोबारा चालू हो जाएगा। तो बेसिकली ये मोडस ऑपरेंडी है उनकी। और आप सोचिए कि वो कितना रिलायबल पार्टनर है, या ये कमला हैरिस और जो बाइडन जैसे और ओबामा जैसे लोग कितने रिलायबल हैं कि आपको आपके फाइटर जेट इंजन्स पेमेंट के बाद भी नहीं दे रहे हैं। अगर सोचिए, अगर आप वॉर में हो, कॉन्फ्लिक्ट में हो, पाकिस्तान के साथ या चीन के साथ आज आपका युद्ध हो जाए और आपने इनके F-21 खरीदे हुए हैं, आपके 4 या 5 या 6 स्क्वाड्रंस जो है, जो चाइना फेसिंग या पाकिस्तान फेसिंग जो स्क्वाड्रंस होंगी, उनको स्पेयर पार्ट्स की जरूरत हो और ये स्पेयर पार्ट्स देने से मना कर दें क्योंकि चीन या पाकिस्तान इनको बेटर डील ऑफर कर दे उस समय, वो बंद भी कर देंगे। तो ये इनका रिलायंस है। वही काम वो आज कर रहे हैं। तो अगर आज कर रहे हैं तो वो कॉन्फ्लिक्ट के समय नहीं करेंगे, इस बात की क्या गारंटी है? इसलिए भारत ने ये डिसीजन लिया कि भाई हम फाइटर जेट्स ऐसे देश से लेंगे या हम खुद बनाएंगे जो रिलायबल हो। फ्रांस जैसे देश या स्वीडन से हम ले लेंगे, जो कम से कम, जो खुद भी, फ्रांस है, फ्रांस खुद भी वीटो पावर रखता है यूएन में, वो खुद भी एक ग्लोबल पावर है। तो हम उनके ऊपर तो रिलाई कर सकते हैं, लेकिन क्या हम अमेरिकन पे रिलाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ ये, कम से कम वो खुद एक बिजनेसमैन है, तो वो चीज़ों को समझता है। इनके लिए हर एक चीज़ सिर्फ और सिर्फ जियोपॉलिटिकल एजेंडा, इनकी अपनी राजनीतिक विचारधारा जो है, जिस विचारधारा से आते हैं, जो सोशलिस्ट विचारधारा या जो कम्युनिस्ट विचारधारा है कमला हैरिस की और बराक ओबामा की, ये उस विचारधारा को सबसे पहले रखते हैं। वो अमेरिकन इंटरेस्ट को भी पहले नहीं रखते। डोनाल्ड ट्रंप क्या कहता है? वो कहता है अमेरिका फर्स्ट, वो कहता है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि नहीं, हमारी राजनीतिक विचारधारा जो है वो सर्वोपरि है। सबसे पहले हमको जॉर्ज सोरोस को एम्पावर करना है। हमको अमेरिका, इंडिया में जो डेमोक्रेसी है, वो जॉर्ज सोरोस ऑन द रिकॉर्ड है, उसने ऑन द रिकॉर्ड बोला हुआ है कि भारत तो डेमोक्रेसी है ही नहीं है, भारत में लोकतंत्र है ही नहीं है। तो अगर वो ये मानता ही नहीं भारत में लोकतंत्र है, इसका मतलब उसको भारत में लोकतंत्र लाना है। वो लोकतंत्र कैसा होगा? वो एक मार्क्सवादी, समाजवादी किस्म का लोकतंत्र उनको भारत में चाहिए। उसके लिए उनको अपने तरह का नेता चाहिए, जैसे मोहम्मद यूनुस है बांग्लादेश में। तो मोहम्मद यूनुस जैसा वो एक नेता लेकर के आएंगे भारत में, जिसके सबसे फ्रंट रनर जो है वो राहुल गांधी है, गांधी परिवार है, क्योंकि वो चर्च के द्वारा भी बैक किए जाते हैं, चर्च भी उनको सपोर्ट करता है। उनको वहाँ पे बैठा हुआ जो वामपंथी है, जो सो कॉल्ड लिबरल अपने आप को बोलते हैं, हु आर एनीथिंग बट लिबरल, वो उनको सपोर्ट करता है। तो वो राहुल गांधी को पसंद करेंगे। तो वो राहुल गांधी जैसा आदमी लाना चाहते हैं। जब तक राहुल गांधी नहीं आता, आपको याद होगा ना कि इलेक्शन के दौरान ये जो पत्रकार थे, जिनके 25-30 हज़ार व्यू नहीं होते थे, उनको 25-30 हज़ार लोग लाइव देखते थे। तो आज उनके, आप जाके देखिए उनकी व्यूअरशिप कहाँ है? उनकी व्यूअरशिप वहीं चली गई है जहाँ पे थी, उसी 25-30 हज़ार की लीग में आ चुके हैं, जो मिलियंस में चले गए थे, 2-2, 3-3 मिलियन व्यूज लेने लग गए थे। तो भारत के साथ इस तरह से खेला जाता है और इस तरह से खेला जा रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद इसमें जो है आपको थोड़ी नरमी देखने को मिलेगी। हाँ, ट्रेड वॉर भारत के साथ रहेगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अपने अमेरिका, और वो सही भी है, कोई भी देश अपने देश का नेशनल इंटरेस्ट देखे, बिना हमारे नेशनल इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ किए, बिना हमको डैमेज किए, बिना हमारी सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी, हमारी अखंडता और संप्रभुता को तोड़े बिना, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खेले बिना। कमला हैरिस तो वो थी ना, जब आपको याद है, जब आर्टिकल 370 और 35A हटा, कमला हैरिस ने कहा था कश्मीरी अपने आप को अकेला ना समझे। कमला हैरिस ने ऑन द रिकॉर्ड कहा था। और कमाल देखिए कि 60% भारतीयों ने वोट दिया है कमला हैरिस को उसके बावजूद। और इसलिए कि भाई वो इंडियन है। वो कहाँ से इंडियन है किसी को नहीं पता, वो कहाँ से इंडियन है वो किसी को नहीं पता है, लेकिन उसको वोट दिया है। क्यों? क्योंकि उसे वो डोसा खाती है। सौरभ जी ने कल एक आरक्षण में कहा डोसा खाती है, वो डोसा बहुत पसंद है। तो डोसा तो दुनिया में बहुत सारे लोगों को पसंद है, मुझे बहुत पसंद है। दुनिया में और भी आपको रशियंस भी मिलेंगे जिन्हें डोसा बहुत पसंद होगा, बाकी अमेरिकन भी होंगे, वाइट अमेरिकन होंगे जिन्हें डोसा पसंद होगा। हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जिनको डोसा बहुत पसंद है, जो कि इंडियन नहीं है। तो डोसा किसे नहीं पसंद है? अगर कोई डोसा हेटर है तो कमेंट में हमें बताया, कमेंट में लिखे आई लव डोसा, ठीक है। सो डोसा सबको पसंद है दुनिया में। मुझे उस इंसान से मिलना है जो ये कहता है मुझे डोसा नहीं पसंद। आपको वैसा इंसान नहीं मिलेगा, डोसा पसंद करने वाले सारे हैं। #डोसा लव। दूसरी बात, तमिलनाडु के गांव में जहाँ से कमला हैरिस की माँ गई थी, वहाँ पे एक आदमी है,
वो बहुत दुखी है, उसने आज स्टेटमेंट दी है कि हमें बहुत दुख है, कमला हैरिस हार गई है चुनाव। मतलब आप सोचिए, तमिलनाडु के गांव में बैठा है अगला, और दुखी इस बात पे कि अमेरिका में प्रेसिडेंट कमला हैरिस नहीं बनी है। कैन यू इमेजिन दिस? वो 60% जिन्होंने वोट दिया वो दुखियों समझ में आता है, उन्होंने वोट डाला है, उनको रहना है अमेरिका में। इसने बेचारे ने इलीगली भी बॉर्डर क्रॉस नहीं करना है। मतलब कमला हैरिस की जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है इलीगल इमिग्रेशन वाली, ठीक है, बॉर्डर ओपन छोड़े हुए हैं, वहां से बेचारा नहीं जा सकता वहां पे, लेकिन उसको बेचारे को दुख इतना है कि यार कमला हैरिस चुनाव हार गई। आई एम वेरी सैड। उसका वीडियो देखिए जरा। Recently, just now I watched results of American presidential election, but it little bit disappointed for us because the left out to be counted votes are very less. So almost he is going to be winner. But even though villagers, as a village, we are a little bit disappointed. But anyhow, I wish him for his success, Donald Trump victory. I think he will not repeat the 16 regime. 16 to 20 he ruled, no? Like that he will change, definitely he will do for citizen of US and good for neighboring countries and India. तो आपने वीडियो देखा, दुखी है बेचारा वो। दूसरी चीज, भारत के प्रधानमंत्री और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बधाई दी है डोनाल्ड ट्रंप को, और प्रधानमंत्री मोदी ने जो ट्वीट किया है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। हार्टलीस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन। ये भाषा को जरूर ध्यान से सुनिएगा। और ये जो 4 तस्वीरें हैं, ये 4 तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे जो ट्वीट में प्रधानमंत्री मोदी ने जो लगाई हैं। हार्टलीस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप ऑन योर हिस्टोरिक इलेक्शन विक्ट्री। एज यू बिल्ड ऑन द सक्सेसेस of your previous term, I look forward to renewing our collaboration to further strengthen the India-US comprehensive global and strategic partnership. Together, let's work for the betterment of our people and to promote global peace, stability and prosperity. यानी कि हम रीन्यू करेंगे। ये भाषा देखिए, डिप्लोमेसी में भाषा का प्रयोग बहुत सोच समझ के होता है। हम रीन्यू करेंगे हमारा जो पार्टनरशिप है, जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, और हम काम करेंगे किसके लिए? पीस के लिए, स्टेबिलिटी के लिए और प्रॉस्पेरिटी के लिए। पीस और स्टेबिलिटी, ये 2 चीजें जो कि बाइडेन के रेजिम में या कमला हैरिस के रेजिम में पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि उन्होंने इतनी नई वॉर शुरू की यूक्रेन में, यहाँ वहाँ। ज़ेलेंस्की का तो गेम ओवर हो गया। डोनाल्ड ट्रंप तो यूक्रेन वॉर के बिल्कुल खिलाफ थे। उन्होंने कहा था कि यार नीडलेस वॉर है, हमें क्या करना है, यूक्रेन में जाकर लड़ना है। कहता है दुनिया भर के यूरोपियन कंट्रीज हैं, वो जाकर के लड़े वहाँ पे, हम क्यों जाएं वहाँ पे? हमारे अमेरिकन का टैक्स पेयर का हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स वहाँ क्यों खर्च हो रहा है? तो एक तो वो परिवर्तन आ चुका है, अब ज़ेलेंस्की का गेम ओवर है। दूसरी चीज कि पीस और स्टेबिलिटी, साउथ एशिया में देख लीजिए, कहीं भी पीस और स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलती है। और यही चीज हमको हमारे अगले मुद्दे पे लेके जाती है जो बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ हो रहा है। आप कुछ वीडियोस हैं, आप देखें कि किस तरह से फौज, बांग्लादेश की फौज और पुलिस वाले लोगों के घर में घुस करके उनको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उनकी टारगेट किलिंग कर रहे हैं। सिर्फ किस लिए? कि वहां पे जमाते इस्लामी का एक नेता, 25-26 साल का लड़का है, वो जमात इस्लामी का लीडर है, वो उसने फेसबुक के ऊपर पोस्ट किया और इस्कॉन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बताया। सही सुना आपने, इस्कॉन जो है, इस्कॉन को बोला कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसके ऊपर हिंदुओं ने विरोध किया, हिंदुओं ने वहां रैली निकाली, हिंदुओं ने वहां पे प्रोटेस्ट किया और उन्होंने डिमांड किया, उन्होंने कहा माइनॉरिटी कमीशन बनाया, जैसे भारत में माइनॉरिटी कमीशन है। उन्होंने कहा कि भाई माइनॉरिटी कमीशन यहां भी बनाया जाता है कि हमारे इंटरेस्ट को देखें। दुर्गा पूजा पे 5 दिन की छुट्टी मांगी उन्होंने कि दुर्गा पूजा पे 5 दिन की छुट्टी होनी चाहिए। बेसिक सी डिमांड्स थी उनकी सिक्योरिटी और सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए कानून बनाया जाए, यही तो मांग रहे थे ना, और क्या मांग रहे थे। और उस व्यक्ति के खिलाफ उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ FIR करो, जो कि हमारी इस्कॉन से ज़्यादा पीसफुल ऑर्गेनाइजेशन है कोई? वो तो बेचारे लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं, इस्कॉन वाले तो लहसुन प्याज भी नहीं खाते, उनसे ज़्यादा पीसफुल है कौन है? करोड़ों बकरों की गर्दनें काटने वाले अपने त्यौहार पे सेलिब्रेट करने के लिए। आपने देखा होगा फोटोग्राफ आती है, पूरे बांग्लादेश की सड़कें गलियां जो है खून से भरी होती हैं। वो उनको कह रहा है कि ये आतंकवादी है और वहां पे हिंदुओं की टारगेट। मैं इसके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता, मैं आपको वो सारी की सारी वीडियोस छोड़ के जा रहा हूं, आप देखिए कि वहां पे क्या हो रहा है। और हम उम्मीद ये कर सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद ये प्रोजेक्ट वापस होंगे और डोनाल्ड लू जैसे लोग अपने पेरेंट कैडर में वापस भेजे जाएंगे।
और विक्टोरिया न्यूलैंड जैसे लोगों को बेरोजगार किया जाएगा, अगर वो होते हैं फिर तो कुछ होप है बांग्लादेश में। अदरवाइज मैं आपको वीडियोस छोड़ के जा रहा हूँ, आप देखिए और प्लीज़ हमें आप सपोर्ट ज़रूर कीजिए। वीडियो हमारा कल वो जस्टिन ट्रूडो वाला भी वीडियो इन्होंने फाइनली डिमोनेटाइज कर दिया, जैसा मैंने आपसे कहा ही था। सो आप प्लीज़ आप सभी सपोर्ट करें, देखें और ये वीडियोस जो है ये वीडियोस पूरा देखिएगा, आपको पता चलेगा कि नरेंद्र मोदी का होना भारत में क्यों ज़रूरी है। और अगर इंडी अलायंस की गवर्नमेंट आती है कभी भारत में, महाराष्ट्र में चुनाव हैं, अगर वहाँ पे ये कांग्रेस वाले और ये एनसीपी वाले आते हैं तो आपके साथ क्या होगा आप देख रहे हैं ना। जगन मोहन रेड्डी की सरकार में क्या हुआ था तिरुपति मंदिर में, बीफ और लार्ड पिग फैट जो है मिलाकर के आपको लड्डू खिलाए गए। अगर आप वो चाहते हैं कि वो सारी चीज़ें तुलजा भवानी में भी हों, आप चाहते हैं महाराष्ट्र के अलग अलग मंदिरों में भी हों, तो ठीक है आप उनको वोट दीजिए, उनको लेके आइए सत्ता में। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बांग्लादेशी हिंदुओं की तरह आपके साथ भी टॉर्चर न किया जाए और आप चाहते हैं कि आपके मंदिर और आपके जो स्थान जो आपके लिए पूजनीय है उनकी सैंक्टिटी बनी रहे, उनका सम्मान बना रहे, तो प्लीज़ डोंट वोट फॉर देम, प्लीज़ वोट सेंसिबली। मैं किसी पार्टी के लिए वोट नहीं मांगता, प्लीज़ एटलीस्ट उनको वोट मत दीजिएगा। और आप सभी जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वीडियोस आप देखिए, पूरे वीडियोस देखिएगा।
আমাদের